काठमांडू से दिल्ली आ रही इंडियन एयरलाइंस की प्लेन IC-814 को हाईजैक करके कंधार ले जाया गया था और हाईजैकर्स ने $200 मिलियन की डिमांड रखी और साथ में उनके कुछ आतंकवादी साथियों को छोड़ने की भी बात रखी गई थी। ये इंडिया की हिस्ट्री में सबसे बड़ी और आखिरी हाईजैकिंग थी। आइए जानते हैं इसके बारे में सब कुछ ट्रू अफेयर्स के माध्यम से। तारीख 24 दिसंबर 1999। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 काठमांडू से दिल्ली के लिए उड़ान भरती है। फ्लाइट के अंदर और बाहर सब कुछ रूटीन के मुताबिक चल रहा था। फिर अचानक 5 हाईजैकर्स ने प्लेन को हाईजैक किया और प्लेन के कैप्टन देवी शरण को बोला गया कि प्लेन को वेस्ट की ओर ले चलो, क्योंकि हाईजैकर्स प्लेन को पाकिस्तान ले जाना चाहते थे। कैप्टन देवी शरण ने आतंकवादियों से कहा कि विमान में लाहौर तक जाने का ईंधन नहीं है, लेकिन दबाव के चलते दिल्ली जा रही फ्लाइट IC-814 शाम 5 बजे लाहौर की तरफ मोड़ी जा चुकी थी। पाकिस्तान एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट करके उन्हें इस सिचुएशन के बारे में बताया गया, मगर पाकिस्तान एयर ट्रैफिक कंट्रोल वालों ने विमान को लाहौर में उतारने से साफ मना कर दिया। इंडिया में इस हाईजैकिंग की खबर 4:40 पर पता चलती है और उस समय के PM अटल बिहारी वाजपेयी और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ब्रजेश मिश्रा को 5:20 पर इसकी खबर लगती है। 6:04 पर इंडियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल फ्लाइट IC-814 के साथ कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं और उनका कॉन्टैक्ट हो भी जाता है। इस पर कैप्टन देवी शरण एयर ट्रैफिक वालों को कहते हैं कि फ्लाइट में फ्यूल बहुत कम है और इतने फ्यूल के साथ हम लाहौर में लैंड कर सकते हैं, इसलिए पाकिस्तान एयर ट्रैफिक वालों से बात करो ताकि वहां लैंड करने की परमिशन मिल सके, नहीं तो प्लेन हवा में ही क्रैश हो जाएगा। शाम 6:30 बजे पाकिस्तान एयर ट्रैफिक वालों से बात की जाती है प्लेन की लैंडिंग को लेकर, लेकिन परमिशन अभी भी नहीं दी गई। फ्यूल अब धीरे धीरे और भी कम हो रहा था। विमान के कैप्टन देवी शरण ने आतंकवादियों से कहा कि उन्हें किसी भी हालत में विमान को उनके नजदीकी एयरपोर्ट अमृतसर में उतारना ही पड़ेगा, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। थोड़ी देर तो हाईजैकर्स नहीं माने, मगर और कोई ऑप्शन नहीं था, तो हाईजैकर्स कैप्टन की बात मान जाते हैं और 7:01 पर विमान अमृतसर में ईंधन भराने के लिए थोड़ी देर के लिए रुकता है। और इधर भारत सरकार की क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक भी हो रही थी कि कैसे इस सिचुएशन से निपटा जाए, और इसके अलावा एक लोकल कमेटी बनाई जाती है जिसका पर्पस था फ्लाइट को जितना हो सके उतना डिले करना, जिससे कमांडोज को ऑपरेशन करने का ज्यादा से ज्यादा टाइम मिल सके। टाइम बीतता जा रहा था। हाईजैकर्स ने फिर कहा कि प्लेन को जल्दी से जल्दी रिफ्यूल किया जाए, नहीं तो वे पैसेंजर को मारना शुरू कर देंगे, और यही सेम बात कैप्टन ने आगे पहुंचाई। मगर अब तक 30 मिनट जा चुकी थी, फिर भी अब तक कोई रिफ्यूलिंग नहीं हुई थी। ऐसे में हाईजैकर्स भड़क जाते हैं और एक पैसेंजर पर चाकू से हमला कर देते हैं, जिसका नाम था सतनाम सिंह। इस बीच कैप्टन दोबारा से रिक्वेस्ट करते हैं रिफ्यूलिंग के लिए, और 40 से 50 मिनट के बाद क्राइसिस मैनेजमेंट की टीम एक प्लान बनाती है कि फ्यूल ट्रक को प्लेन के आगे खड़ा कर देते हैं, जिससे रनवे पर प्लेन का रास्ता ब्लॉक हो जाएगा और फिर प्लेन उड़ नहीं पाएगा। ऐसे में ट्रक पूरी स्पीड से प्लेन की तरफ जाता है, मगर क्राइसिस मैनेजमेंट की टीम को लगा कि ट्रक को स्लो जाना चाहिए, जिससे हमें थोड़ा और टाइम मिल सके। उन्होंने ट्रक ड्राइवर को ट्रक को स्लो करने के लिए कहा, मगर किसी मिसकम्युनिकेशन की वजह से ट्रक ड्राइवर ने ट्रक को वहीं रोक दिया, और इससे हाईजैकर्स को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, जिससे ट्रक उनकी तरफ आते आते बीच में ही रुक गया। हाईजैकर्स को लगा कि अब यहाँ रुकना सेफ नहीं है। उन्होंने कैप्टन पर दबाव बनाया कि प्लेन को जल्दी से जल्दी टेक ऑफ करो, मगर कैप्टन ने प्लेन को उड़ाने से साफ मना कर दिया कि जब तक रिफ्यूलिंग नहीं होगी प्लेन नहीं उड़ेगा। मगर हाईजैकर्स ने कहा कि वे 30 से 0 तक उल्टी गिनती गिनेंगे, अगर विमान नहीं उड़ा तो वो सबको गोली मार देंगे। और एक बार फिर 7:49 पर बिना ईंधन भराए ही IC-814 अमृतसर से सीधा लाहौर के लिए रवाना हो जाता है। भारत ने आतंकवादियों के कब्जे से विमान को छुड़ाने का एक बड़ा मौका गवा दिया था। विमान में ईंधन बिल्कुल भी नहीं बचा था। अमृतसर और लाहौर के बीच मात्र 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है। लाहौर एयरपोर्ट पर फिर से कम्युनिकेशन किया गया, मगर फिर से उन्होंने प्लेन लैंड करने की परमिशन को डिनाई कर दिया। यहाँ तक कि एयरपोर्ट की सभी लाइटें भी बुझा दी गई ताकि प्लेन को लैंड करवाने की कोशिश भी की जाए, तो भी वे ऐसा नहीं कर पाए। कैप्टन के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो वो विमान को लाहौर की चलती सड़क पर उतारने लगे, और कैप्टन ने आखिरी बार पाकिस्तान एयर ट्रैफिक कंट्रोल वालों से कहा कि हम सब क्रैश लैंडिंग कर रहे हैं, जिससे सबकी जान जा सकती है। और विमान को क्रैश होने की हालत में देखकर लाहौर एयरपोर्ट ने आखिरकार प्लेन लैंड करने की इजाजत दे दी, और ये प्लेन 8:07 पर लाहौर में लैंड करता है। इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के एयरपोर्ट के ऑफिशियल्स को बोला गया कि प्लेन को दोबारा से मत उड़ने देना। इंडिया का प्लान था कि वे इस्लामाबाद में बैठे इंडियन हाई कमिश्नर जी पार्थसारथी को भेजेंगे हाईजैकर्स के साथ नेगोशिएट करने के लिए, और यहाँ पर फाइनली प्लेन को रिफ्यूलिंग किया जाता है
और साथ ही इसे उड़ने से रोकने के लिए दोबारा से रनवे की लाइट ऑफ कर दी जाती हैं और कमांडोज के द्वारा प्लेन को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। ये देखकर हाईजैकर्स फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और हाईजैकर्स के द्वारा एक और पैसेंजर पर हमला किया जाता है जिसका नाम था रूपिन कटियाल, जो अपनी वाइफ के साथ हनीमून से लौट रहे थे और पाकिस्तान के द्वारा इंडियन हाई कमिश्नर को हेलीकॉप्टर के जरिए लाहौर तक लाना था, मगर उन्हें 3 घंटे बाद हेलीकॉप्टर प्रोवाइड करवाया गया और जब तक वे आए तब तक प्लेन दोबारा से टेक ऑफ कर चुका था। प्लेन को पाकिस्तानी कमांडोज ने घेर रखा था, फिर भी प्लेन कैसे टेक ऑफ कर गया, ये सोचने वाली बात है। प्लेन की अगली लैंडिंग दुबई में होती है रात के लगभग 3 बजे और यहाँ एक नेगोशिएशन सफल रहता है हाईजैकर्स के साथ। हाईजैकर्स ने 26 पैसेंजर को छोड़ दिया था। बाद में पैसेंजर्स ने बताया कि प्लेन में औरतों, बच्चे और पुरुषों को अलग अलग रखा गया है और सबकी आंखों पर पट्टी लगा रखी है। इन्होंने यह भी बताया कि इन 5 हाईजैकर्स ने अपने अपने कोड नेम रखे हुए थे। इनके नाम इस प्रकार थे, इनके लीडर का नाम था चीफ और बाकी 4 थे, बर्गर, डॉक्टर, शंकर और भोला। ये सब इनके कोड नेम थे। इनके असली नाम थे इब्राहिम अख्तर, शाहिद अख्तर सईद, सन्नी अहमद काजी, जहूर मिस्त्री और शकीर। और अब आता है दूसरा दिन। अगले दिन प्लेन दोबारा से टेक ऑफ करता है और सुबह के तकरीबन 8:30 बजे प्लेन अफगानिस्तान में कंधार की जमीन पर उतरता है। उस दौर में कंधार पर तालिबान की हुकूमत थी और अगले 6 दिन तक सभी पैसेंजर प्लेन में ही बंद रहते हैं और उन्हें कुछ नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। और इसी बीच अजीत डोभाल, जो एक स्पेशल टीम के साथ कंधार के लिए रवाना हो जाते हैं हाईजैकर्स के साथ नेगोशिएशन करने के लिए। वे कहते हैं कि हाईजैकर्स को आईएसआईएस से सपोर्ट मिल रहा था। आईएसआईएस हाईजैकर्स को भरोसा दिला रहा था कि इन्हें सुरक्षित वहां से बाहर निकाल लिया जाएगा। यहाँ हाईजैकर्स अपनी डिमांड बताते हैं। $200 मिलियन यानी पूरे 1650 करोड़ रुपए की उनकी मांग थी और साथ में वे 36 कैदियों की रिहाई की मांग करते हैं और जिन 36 लोगों की डिमांड की गई थी उनमें से 36 से ज्यादा पाकिस्तानी थे और इसके अलावा वे कश्मीरी अलगाववादी की डेड बॉडी की भी डिमांड करते हैं जिसका नाम था सज्जद अफगानी, जो हरकत उल मुजाहिदीन के फाउंडर थे। ये डिमांड काफ़ी ज़्यादा थी मगर इंडिया में इस समय सरकार के ऊपर काफ़ी प्रेशर बनाया जा रहा था पैसेंजर्स को छुड़वाने के लिए। यह मांग हो रही थी कि हाईजैकर्स की सारी मांगें पूरी कर दो और पैसेंजर्स को सुरक्षित अपने देश में वापस लेकर आओ। और अब तारीख आती है 27 दिसंबर 1999, जिस दिन इंडियन नेगोशिएशन टीम कंधार पहुंच जाती है। इस टीम को लीड किया जा रहा था अजीत डोभाल के द्वारा और विवेक कारजू के द्वारा, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी थे उस समय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में। हालांकि तालिबान साफ मना कर देता है कि वो यहाँ इंडियन फोर्स को कोई भी रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं करने देगा, मगर वह नेगोशिएशन में भारत का साथ जरूर देगा। और अब नेगोशिएशन करके हाईजैकर्स की डिमांड को काफी हद तक कम करवा दिया जाता है। अब 36 कैदियों की जगह 3 कैदियों को रिहा करने पर हाईजैकर्स राजी हो गए थे। और अब 30 दिसंबर 1999 को रा के चीफ AS दौलत जम्मू में पहुंचते हैं और CM फारूक अब्दुल्ला को मनाने की कोशिश करते हैं कि जो 2 कैदी यहाँ हैं उनको छोड़ दो, मगर फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि इसका बहुत बुरा असर पड़ सकता है, मगर दबाव के चलते उन्हें रा चीफ की बात माननी पड़ती है। इन कैदियों को दिल्ली लाया जाता है और विदेश मंत्री के साथ इन्हें कंधार भेजा जाता है। अगले दिन 31 दिसंबर 1999 को हाईजैकर्स की मांग मान ली जाती है और 3 कैदियों को कंधार में छोड़ दिया जाता है और साथ में हाईजैकर्स भी सभी पैसेंजर्स को रिलीज कर देते हैं। मगर इंडियन टीम अब भी सोच रही थी कि तालिबान के द्वारा हाईजैकर्स को अरेस्ट कर लिया जाएगा, मगर यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है और तालिबान उन हाईजैकर्स और रिहा किए गए उन कैदियों को गाड़ी में बैठाकर पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ चले जाते हैं और ये सेफली पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस कर पाकिस्तान में एंट्री कर जाते हैं। और इसके बाद रिहा किए गए आतंकवादियों ने जैसे मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन बनाए और भारत में इसके बाद प्लेन तो हाईजैक नहीं हुए मगर बहुत सारे आतंकी हमले जरूर हुए, जिनमें हमारी सेना के कई जवान वीरगति को प्राप्त हो गए थे। दोस्तों, ये पूरी कहानी सुनने के बाद आपके क्या विचार हैं कमेंट में जरूर बताना और ऐसे ही चैनल पर अपना प्यार बरकरार रखना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।